बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नंबर एक, आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी है, उसके तहत मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब पहुँचे। ये DGISPR है, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में। उन्होंने जाके वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़िश्ता रात ऐसे लग रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अनाउंसमेंट किया गया, ये इसलिए जाएंगे कि अफ़गानिस्तान में एक एरियल स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है काबुल के नज़दीक पक्तिया में, और इस पे जो वहाँ की हुकूमत है उनका बयान भी आ गया, उनकी वजारत दिफा का। वो कह रहे हैं जी काबुल की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है पक्तिया में और सिविल एरिया पे हमला किया गया है। नुकसानात किस किस के हुए ये उन्होंने नहीं बताया इस बयान में, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और फिर अब कार्रवाई भी करेंगे। ये हमला उस वक्त हुआ जब इंडिया ने यह फैसला किया है कि जो सफारती मिशन है अफ़गानिस्तान में, वो उसको तब्दील करने जा रहे हैं सफारत खाने में। ये गौर कीजिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया अब पाकिस्तान के साथ, पहले तो वो बराह रास्त खुद भी लड़ा और उसको हज़ीमत उठानी पड़ी, लेकिन अब इंडिया ने एक नई हिकमत अमली बनाई है कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात को ख़राब करवाएगा। और इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद बड़ा अच्छा रोल प्ले कर देगी। अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडिया इस मौके से फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि दिमाग नहीं है ना, हाथ में बंदूक है, बस वही बात समझ आ रही है। अकल के साथ काम नहीं कर रहे, इंडिया दिमाग के साथ काम कर रहा है। ये हर काम ताकत से करना चाहते हैं। इंडिया ना सिर्फ वहां से प्रेशर बढ़ाएगा, बल्कि इत्तलात आ रही है कि अक्टूबर या नवंबर में इंडिया दोबारा से एक एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। पहले आप ये देखें कि अहमद शरीफ साहब जो DGISPR हैं, वो जब पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, तो उन्होंने कौन सी अहम बातें की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब पे नाम लिए बगैर तनकीद की, और बार बार तनकीद की। ये एक पैगाम है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गंडापुर जैसा असासा जब हट गया है तो अब हम खुद आ गए हैं। यहां पे बाकायदा जो आने वाला वजीर आला है उसको धमकाया गया है। जो अंदाज था बात करने का, उसमें धमकी थी, और वो आने वाले वजीर आला को भी एक पैगाम था। सियासतदानों को रगेदा गया, उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया दहशतगर्दी के लिए, और एक अजीबोगरीब बयान DGISPR ने वहां पे बयान किया। मैं आपको भी सारा सामने रख देता हूं और सबूतों के साथ रखूंगा, साबित करूंगा आज, क्योंकि वहां मौजूद सहाफियों में तो तप्पड़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा। मैं बिला वजह ऐसी कहूंगा कि हम लोग सुपरमैन है, नहीं, हम भी वहां होते तो बहुत मुश्किल होता। मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन सवाल तो उठाने चाहिए थे। आप एक खातून ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, लेकिन चले मैं बताता हूं। DGISPR ने कहा कि आज कौन कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें। आज से 5-6 साल पहले कौन कहता था कि खारजियों दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं, फिर भी कह रहे हैं बातचीत करें। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, सर काटे, उनसे बातचीत कर लो। ये कौन कह रहा है? DGISPR। जबकि इसी फौज का सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तारीफें कर रहे हैं एक ऐसे मुआहदे की जहां पे 70,000 फलस्तीनी कत्ल किए गए, और वो कत्ल करने वाले इसराइल, जिसको आलमी सतह पे लोग दहशतगर्द कहते हैं, उसके साथ मुज़ाकरात और डील के ऊपर ये लोग दिन रात शादियां बजा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। अभी ये बात मैंने नहीं की कि यहां क्या होना चाहिए या इमरान खान ने क्या कहा। मैं सिर्फ इस एक बात के ऊपर दूसरा काउंटर नैरेटिव रख रहा हूं कि एक ही वक्त में आप कह रहे हैं कि यहां पे हम बात नहीं करना चाहते, ये तो सारे दहशतगर्द हैं, हमने बात नहीं करनी इनके साथ, बड़ी अच्छी बात है, ना करें। लेकिन सेम टाइम में आपकी इसराइल के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया हुआ है। वहां आप तारीफें कर रहे हैं एक ऐसी डील की जो 70,000 कत्लों के बाद हो गई। यही बात है ना। वहां के लोग अगर चाहते थे कि अमन हो, फलस्तीन के लोग, तो यहां के लोग भी चाहते हैं कि अमन हो, पाकिस्तान के लोग। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि डील करनी है या क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों के साथ बैठ के बात करो या दहशतगर्दों के लिए रास्ता निकालो। ये अभी जितने भी इमरान खान साहब का बयानिया है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? अफगान हुकूमत के साथ बात करो, कबायली लोगों के साथ बात करो, जरगा बुलाओ, अफगानिस्तान के लोगों का भी, पाकिस्तान के कबायली लोगों का भी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करो। ये इमरान खान कहता है। इसमें दहशतगर्द कहां से आ गए? इमरान खान कहता है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आपको गुफ्तगू भी करनी चाहिए आपस में तमाम फरीकैन के साथ। या सादा और कर देते हैं इसको, इमरान खान कहता है मुतासरीन से बात करो। वो कब कहता है दहशतगर्दों से बात करो? इमरान खान तो नहीं कहता। हां, दहशतगर्दों से बात करो ये कौन कहता है? मैं आपको भी निकाल के सुना देता हूं, बल्कि आपको दिखा भी देता हूं। ये नादरीन आप स्टेटमेंट देखिए। ये स्टेटमेंट राणा सनाउल्लाह साहब का है, और इस स्टेटमेंट के ऊपर इसकी तारीख भी लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट है जी 7 जुलाई 2022। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी अप्रैल के शुरू में ही 2022 में।
तो मई, जून, जुलाई, इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने के बाद उस वक्त का वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, जो जनरल बाजवा का बेहतरीन, जनरल नदीम अंजुम का बेहतरीन साथी था, वो क्या कह रहा है? द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. ये राणा सनाउल्लाह कह रहा है. कब कह रहा है? इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने बाद. वो कह रहे हैं हम टीटीपी से बातचीत कर रहे हैं, हमारा इत्तेफाक हो गया, हम टीटीपी से बात करेंगे. दहशतगर्दों से बात करने की पॉलिसी जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और ये राणा सनाउल्लाह और इसकी हुकूमत की थी. वो अपने मुंह से कह रहा है कि हमने दहशतगर्दों से बात की है, हमने ये फैसला किया. फैसला हो रहा है जुलाई में, इमरान खान की हुकूमत जा रही है अप्रैल में, डाल देते हैं इमरान खान पे कि वो लेकर आया दहशतगर्दों को. इमरान खान ने कल सवाल किया कि बताओ मैं कब लाया हूं दहशतगर्दों को, कौन से दहशतगर्द मैं लेकर आया हूं, बताओ ना, उनके नाम लो, बताओ कब लाया हूं, कौन से लाया हूं, किस तरह लाया हूं, बताओ. ये दहशतगर्द जब लाए जा रहे थे और इनके लिए बॉर्डर नरम किया जा रहा था तो मुराद सईद चिल्ला रहा था. खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MNAs MPs चिल्ला रहे थे कि ये मत करो. जब ये दहशतगर्द साउथ में आ रहे थे तो अली अमीन गंडापुर और उसके भाई चिल्ला रहे थे. गंडापुर ने यहां तक कहा कि हमारी पुलिस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है, हमारी मिलिट्री एजेंसियां वो आती हैं और आकर छुड़वा लेती हैं कि ये हमारे असासी हैं, इनको छोड़ दो. अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि जब पुलिस ने बारहा ये कहा कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, फौज आके छुड़वा के ले जाती है, अब हम क्या करें? बार बार कहा. तो इन दहशतगर्दों को कौन लेकर आए? ये इल्जाम आप इमरान खान पे डाल के बरी जिम्मत नहीं हो सकते. और इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से बातचीत करो, उसने मुतासरीन से बातचीत करने का कहा. और आज मुतासरीन कौन है? कबायली इलाके के रहने वाले लोग, चाहे वो अफगानिस्तान में चाहे वो पाकिस्तान में, हमारे गयूर कबायली. दूसरे मुतासरीन कौन है? अफगानिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत. इन चारों से आप बात करें. इमरान खान ने कब कहा कि आप जाके किसी दहशतगर्द से बात करें या टीटीपी के लीडर को सामने बिठा के उससे बात करें? ये तो उसने कभी नहीं कहा. तो एक जगह आपकी कोई पॉलिसी है, दूसरी जगह आपकी कोई पॉलिसी है. एक और स्टेटमेंट देखें DGISPR का. इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई, खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं. किसने दी ये जगह? देखिए, इमरान खान पे आप ये इल्जाम लगाते हैं ना कि वो दहशतगर्दों को लेकर आए, तो ये पर्चा देना उसके ऊपर, फिर इसके अंदर उसको जेल के अंदर डाले ना. फिर आप ये कड़ियां चड़ियां क्या बेचती हैं? कभी घड़ी डाल देते हैं, कभी कहीं मुंह काला करवाते हैं, कभी कहीं मुंह काला करवाते हैं. और भाई इससे बड़ा तो जुर्म कोई नहीं हो सकता, इस पे डालो पर्चा, ये मुकदमा चलाओ. ये मुकदमा ये इसलिए रियासत नहीं चला सकती कि ये जानते हैं कि दहशतगर्दों को कौन लाया, और ताने बाने सीधे जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा पे जाएंगे. और जब नदीम अंजुम को और जनरल बाजवा को उल्टा लटकाया जाएगा तो सारी कहानी खुल जाएगी. वो सारी कहानी बता देंगे किसने क्या किया और किसने मेरे से क्या काम करवाया और कौन किस जगह पे कितना इन्वॉल्व था और ये लड़ाई किस लिए बढ़ाई जा रही है. मादनिया का क्या किरदार है, अमेरिका को कैसे राजी करना है, एक नई लड़ाई जो है डॉलरों वाली, उसके अंदर कैसे मुल्क को झोंकना है. ये वहां के मकामी लोग भी कहते हैं और बार बार कहते हैं. तो दहशतगर्दों को कौन लाया ना. अब ये नई आने वाली हुकूमत को भी दबाया DGISPR ने, उनको भी धमकाया. ये जरा आप स्टेटमेंट देखें. पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, ये भी उन्होंने कहा. सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है. यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वहां पे लोग उन्हें वोट डाल रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी से मुतासर हैं, दहशतगर्दी से तंग हैं. उन्होंने परवेज खटक को दौर में वोट डाला, PTI को. 2018 में उससे ज्यादा वोट डाला PTI को. 2024 में उससे ज्यादा वोट डाला PTI को. अगर फौज की पॉलिसी ठीक होती तो इतना वोट तो ना पड़ता PTI को, फौज को पड़ जाता या फौज की जमातों को पड़ जाता. भाई ये वाइट सूबा है ना जहां पे वोट लोगों ने गिनवा भी दिया बैठ के कि नहीं हमने अपनी हुकूमत लेनी है. बाकी जगह पे तो इन्होंने 2 नंबरी कर दी, फॉर्म 47 जालसाजी कर दी. लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इतना सख्त रिएक्शन था कि यहां पे 2 नंबरी भी नहीं कर सके. फॉर्म 47 जारी किए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पे सब कुछ होने नहीं दिया. अब खुद बता रहे हैं DGISPR के 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए. सवाल यह है कि 14,500 ऑपरेशन करके आप अमन कायम नहीं कर सके तो वो फार्मूले पे आ जाए ना. आप जो मुतासरीन हैं उनसे बात करें, उनके साथ बैठें. अगर आपकी पॉलिसी काम कर रही होती तो आज बलूचिस्तान में अमन ना होता. वहां पे तो आपकी अपनी हुकूमत है, आपके अपने कठपुतली पिछले कई दहाइयों से बैठे हुए हैं. बलूचिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया, वहां अमन ही नहीं है. अगर फौज के कंट्रोल में बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा दे दिया तो खैबर पख्तूनख्वा की भी वही हालत हो जाएगी जो आज बलूचिस्तान की है, क्योंकि वहां पे फौज की पॉलिसी चलती है. बेड़ा गर्क हो गया वहां पे. कोई वहां पे सरकार हुकूमत आई नहीं, कोई सरकार आई नहीं वहां पे. वहां पूरा कंट्रोल है, कोई वहां बंदा जा ही नहीं सकता. आप रात को ट्रेवल नहीं कर सकते, इंटरनेट वहां पे बंद है.
मोबाइल वहां पे बंद है, वहां सिर्फ एक ही काम हो रहा है, मादनियत निकालो, पचाओ बस। अमेरिका को कंसाइनमेंट दिया बहुत बड़ा, और भी दे देंगे ट्रंप को राजी करने के लिए। तो बात यह है कि बलूचिस्तान की जो हालत हो गई है, वहां तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पूरा कंट्रोल है, सियासी वजूद ही नहीं है। तो क्या यही हालत करनी है खैबर पख्तूनख्वा की भी, कि यहां से सिर्फ मादनियात नहीं निकलेंगी और लोग सिसकते रहेंगे, लोग अजीबोगरीब जिंदगी गुजारते रहेंगे। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, नोगो एरिया बन गया है, कच्चे के हालात आप देख लें। रात के वक्त गाड़ियां नहीं अब गुजरती सिंध से पंजाब के बीच में, गुजरती हैं तो उनको स्क्वाड किया जाता है आगे पीछे, ये पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां लगा के, कमांडोज की। अब वो नोगो एरिया बना हुआ है जी, कच्चे का इलाका भी, वो बड़े लीथल हो गए हैं डाकू। टीएलपी पंजाब में इस वक्त सड़कों पे है, कश्मीर में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है, और कश्मीर में उन्होंने फिर पर्चे देना शुरू कर दिए। मुजफ्फराबाद के एसएचओ की मुद्दईयत में शौकत नवाज मीर समेत बहुत सारे रहनुमाओं पे मुकदमा दर्ज हो गया कि नीलम पुल के ऊपर इन्होंने ये किया, वो कत्ल के, इक़दाम कत्ल के और दीगर मुकदमा दे दिए। वादे शादे कोई पूरे नहीं किए, इन्होंने दोबारा चढ़ाई कर दी। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जंग लगाई हुई है। पंजाब के अंदर इन्होंने तय किया तरीके लबैक से, ये पुरअमन तरीके से आगे अपना आप एहतजाज कर दीजिएगा। अब वो सड़कों पर निकले हुए हैं, देव मार कुटाई चल रही है हर जगह पे, बंदे कत्ल भी हो गए, बहुत सारे जख्मी भी हो गए, वो रिजवी बरादरान भी आ गए, वो सड़कों पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है। पूरे इस्लामाबाद में रास्ते बंद किए हुए हैं, पंजाब में रास्ते बंद किए हुए हैं, कंटेनर लगाए हुए हैं जगह जगह पे, और ये एक नया तमाशा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। आईएमएफ के साथ इनकी जो डील हो रही थी, वो जो एक डील होती है स्टाफ लेवल, वो अभी तक साइन नहीं हुई, उसकी इनको अलग परेशानी है। इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, गवादर तक इन्होंने पाकिस्तान के हालात बर्बाद कर दिए। और ये सियासतदानों पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये सारे फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के थे और उन्होंने ये फैसले किए। और अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि खैबर पख्तूनख्वा पे उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। अब ये पूरा कंट्रोल करने के लिए सुहेल अफरीदी एक रुकावट है। पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि तुम्हें वज़ीर आला बनवा देते हैं, तुम्हें बनवा देते हैं, कोई 10 बंदे इकट्ठे कर लो, 8 बंदे इकट्ठे कर लो। वो सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं, जनाब इमरान खान जब तक नहीं कहेगा हम कैसे बन सकते हैं, इमरान खान को मनाया जाए। इमरान खान को जाकर बात की, जनाब केपी में हुकूमत गिर जाएगी, सुहेल अफरीदी का नाम तब्दील करें। इमरान खान ने कहा गिराओ हुकूमत, नहीं तब्दील करता, साफ कहा उसने। वो नहीं मानता ये बात, वो कहता है हुकूमत गिरती है, गिरे, मैं सुहेल अफरीदी को भी तब्दील नहीं करता। सुहेल अफरीदी को बाकायदा ये कहा गया कि मिलो आके, उसने कहा पहले इमरान खान से मिलूंगा, फिर किसी और से, और इमरान खान की इजाजत से मिलूंगा, वैसे नहीं मिलूंगा। अब ये बंदा कैसे सूट हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट को? गंडापुर तो जब मर्जी गायब होकर जिसको मर्जी मिल लेता था। सुहेल अफरीदी को जब पैगाम दिया गया कि आकर मिलो, को बातचीत करेंगे, रास्ता निकालें, उसने कहा जी पहले अपने लीडर इमरान खान से मिलूंगा, उसकी इजाजत मिलेगी तो फिर किसी और से मिलूंगा, वरना नहीं मिलूंगा। गंडापुर को यह करना चाहिए था, गंडापुर ने यह नहीं किया। लेकिन सुहेल अफरीदी की नामजदगी के बाद ये डीजीएसपीआर का वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, यह पैगाम है कि कुछ और कर दिया जाएगा, तो करके देख ले। खैबर पख्तूनख्वा में एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज को इतने लित्तर पड़ने हैं कि इनकी पॉलिसी सोच जाएगी, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने करना है इनके साथ, और अभी कश्मीर के अंदर भी होना है, जीबी के अंदर भी होना है। पंजाब के अंदर लोग भरे बैठे हैं, सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद के लिए बगैर सिक्योरिटी के ये लोग नहीं जा पाते। लोग इतने भरे हुए हैं और इतने तकलीफ में, कोई काम इनका सीधा नहीं हो रहा। जिसको ट्रंप को खुश कर रहे थे उसको नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला। अंदाजा करें आप, वो ये तो ट्रंप को खुद समझ होनी चाहिए थी कि इनके ऊपर मनूसत आई हुई है, जो खुद ही मनूस हैं, जिनके ऊपर मनूसत आई हुई है, उनसे नॉमिनेट हो रहा है वो। नेतन्याहू भी हार गया, शहबाज शरीफ भी हार गया, दोनों पार्टनर हार गए। नेतन्याहू और शहबाज शरीफ की जो मुश्तरका ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल सका। ये जो अमन का पीस प्राइज है ये मिल गया एक खातून को वेनेजुएला से, और ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। उन पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई गई। जमात इलेक्शन जीती लेकिन उनके मैंडेट को नहीं माना गया। साथियों और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जमहूरी हुकूक, अवामी मैंडेट, अवामी बालादस्ती और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद के एतराफ़ में वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना को इस बरस का अमन का नोबेल इनाम दिया जाता है। अगर ये क्राइटेरिया है तो इमरान खान तो इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा उतरता। जो जुल्म और जबर इमरान खान साहब और उनकी जमात के साथ किया गया, उसके सामने तो ये वेनेजुएला में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चले, इमरान खान को नहीं मिला, एक और हकदार को मिल गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिला। वो काफ़ी मायूस है इस वजह से। उसका एक स्टेटमेंट भी आया कि मैंने तो 8 जंगें रुकवाई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कोशिश की, नेतन्याहू और शहबाज शरीफ ने उनके लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन दोनों दोस्त जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके और डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिला।
डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए था कि किन से वो सिफारिशें करवा रहा है। ऐसे सिफारिशी जब कोई सिफारिश करें तो काम उल्टा ही होता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान पर जो एरियल स्ट्राइक हुई उसके ऊपर जब सवाल किया गया DGISPR से, तो DGISPR ने उस पर वजाहत के साथ जवाब नहीं दिया, गोल मोल टाइप का उसके ऊपर जवाब दिया है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो जवाब है उसमें क्लैरिटी है। लेकिन अब मैं ये पिक्चर आपके सामने रखना चाहता था कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो मिलकर ख़त्म करना है। फौज अकेले बंदूक के साथ ये नहीं कर पाएगी और ये मुमकिन नहीं है। मकामी कबाइल को बिठाएं, जिरगे बिठाएं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इनको इन्वॉल्व करें, दहशतगर्दों को तनहा करें, अलग करें, एलिमिनेट करें। जो तरीका है, जब आपको डॉलर मिलते हैं तो वो मुजाहिद बन जाते हैं, जब आपको दूसरी तरफ से डॉलर मिलते हैं तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं। फिर कभी आप उन्हें फितनतुल खवारिज बना देते हैं, कभी आप उन्हें सीने से लगा लेते हैं, कभी आप कहते हैं सूफी मोहम्मद से हमारी टॉक्स हो रही हैं, कभी आप कहते हैं फजलुल्लाह के साथ अब हमने जंग लड़नी है, कभी आप कहते हैं कि ये लोग जो हैं अगर निहत्ते होते हैं, हथियार डालते हैं तो आए बैठे और बातचीत करें, कभी आप कहते हैं सर काटने वालों के साथ बात कैसे हो सकती है। यार किसी पास से खलो जाओ। हर 2 साल के बाद आपकी पॉलिसी बदल जाती है, एक नया चीफ आता है, एक और तरफ फौज को लेकर चला जाता है। पाकिस्तान की कोई कांस्टेंट पॉलिसी रही नहीं। कोई आता है वो कहता है जी हम उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं और हमने उम्मत मुस्लिमा की जंग लड़नी है। दूसरा आता है वो कहता है जी एनलाइटेंड मॉडरेशन ऑफ पाकिस्तान, हम पूरे एक रोशन ख्याल, हम एक नई तरफ चल रहे हैं। एक आता है वो कहता है कट्टर मजहबी टच दे रहा हूं, दूसरा आता है वो कहता है नहीं जी हम वेस्टर्नाइज होने जा रहे हैं। भाई ये मुल्क है, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आने वाले ऑफिसर्स की ख्वाहिशों पे तो नहीं बदलेगा, उसके मुताबिक तो नहीं चलेगा। मुल्क तो चलेगा जमहूरी नुमाइंदे। और अवाम क्या चाहते हैं? अवाम बार बार बता रहे हैं कि हम PTI को वोट डाल रहे हैं, हमें इमरान खान पे ट्रस्ट है, लेकिन बार बार धोखा दिया जाता है। अब नाज़रीन एक और खबर है, ये फ़लस्तीनियों के हवाले से मेहदी हसन साहब ने भी ये शुबे का इजहार किया है। मेहदी हसन वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। वो ये कहते हैं मैंने कल भी कहा था कि मुझे इस बात का बड़ा खदशा है कि इसराइल जो है वो इस डील को इस्तेमाल करेगा अपने बकिया यरगमालियों को छुड़वाने के लिए और दोबारा से बमबारी शुरू कर देगा। और इसराइल के फाइनेंशियल मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो यही चाहते हैं कि पहले वो अपने कैदियों को छुड़ाएं और उसके बाद दोबारा से हमास के ऊपर हमला करें। और याद रखिएगा, अब अगर दोबारा इसराइल ने हमला किया ना फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा नज़ला ट्रंप के उन खुद साख्ता तर्जुमानों पे गिरेगा जो पाकिस्तान में बैठे हुए, जिनकी ट्रंप ने टका के तारीफें की और जिन्होंने ट्रंप की टका के खुशामद की और जिन्होंने हर जगह पे ट्रंप साहब ने ये कर दिया, ट्रंप साहब ने वो कर दिया, ये मुआहदे से वो हो जाएगा, ये मुआहदा कामयाबी की एक सीढ़ी है, हम इसको ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। दुनिया बता रही थी कि यहां बदनीयती मौजूद है और हमास ने वो मुआहदा कभी कबूल नहीं किया जो एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। दोबारा बमबारी होती है तो आप समझ लें कि बयानिया फिर बढ़ जाएगा मौजूदा पाकिस्तानी हुक्मरानों का भी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की जानिब से, तो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल जवाब होता है और पॉलिटिकल जवाब उसका आना चाहिए। यानी अब ये जिम्मेदारी है उमर अयूब साहब की, ये जिम्मेदारी है शिबली फराज की, असद कैसर की, जुनैद अकबर की, खास तौर पे शानदाना गुलजार साहब है वहां पे, बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जिनको सियासी दहशतगर्दों का गठजोड़ करार दिया गया, जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए, हालांकि जब वो हुकूमत में था एक भी तालिबान वापस नहीं आया और जब उसकी हुकूमत गिर गई तो उसके बाद पॉलिसी पहले बनाई गई जुलाई में और जुलाई के बाद से तालिबान आना शुरू हो गए और वो चिल्लाता रहा, उसके साथ ही चिल्लाते रहे कि ये मत करो और इन्होंने कर दिया बगैर किसी मुशावरत के, बगैर किसी कंसेंसस के। ये अंधाधुन फौज के कहने के ऊपर तालिबान लेकर आ गए पाकिस्तान में। उस वक्त की मिलिट्री की आदत ये चाहती थी। इसमें अगर लटकाना है और पकड़ना है तो जनरल बाजवा को और जनरल नदीम अंजुम को पकड़े। जनरल फैज पहले ही आपके पास है, उससे पूछेंगे क्यों तालिबान को लेकर आए पाकिस्तान में। एक और नाज़रीन जो खतरा है वो खतरा यह है कि एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर, ये एक कानून है, ऑर्डिनेंस है खैबर पख्तूनख्वा में। अगर इसको खत्म कर दिया गया तो फौज के पास खैबर पख्तूनख्वा में खुद से ऑपरेशंस करने का इख्तियार कानूनी तौर पे खत्म हो जाएगा और ये सुहेल अफरीदी ने आके कर देना है। देखिए 3-4 गारंटीज इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। नंबर 1 मादनियात वाला बिल, नंबर 2 मिलिट्री ऑपरेशन, नंबर 3 ये जो एक्शन एंड एड एंड सिविल पावर वाला बिल है ये मौजूद रहे और कुछ चीज़ें और हैं जो वो चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद रहे। इनके खिलाफ तो कोई भी पार्टी नहीं जा सकती। इस वक्त अपोजिशन ने इतनी सी भी कोशिश नहीं की कि वो अपना वज़ीर आला लेकर आए। उन्हें पता है कि वो फैसले वो भी नहीं कर पाएंगे, लिहाजा PTI को ही आने दो। और PTI के अंदर इमरान खान ने जिसके ऊपर उंगली रखनी है, चाहे सुहेल है या कोई भी है, वही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनेगा। कोई और एडवेंचर अगर करना है एस्टेब्लिशमेंट ने
तो करके देख ले। इससे पहले जो इन्होंने कामयाबियां समेटी हैं पाकिस्तान में, ये और समेट लें। ये खैबर पख्तूनख्वा को बलूचिस्तान बना देंगे अगर इनकी बात सुनी तो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।